सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चेन युआन एक शानदार पैलेस पर पहुंच चुका है। वो वहां एक बेंच पर बैठ जाता है जहां उसके सामने स्कूल के प्रिंसिपल बैठे होते हैं। चेन युआन उन्हें अपना लाया हुआ गिफ्ट देता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल साहब कहते हैं, अरे तुम्हें इसकी क्या जरूरत थी? चेन युआन मुस्कुराकर बोला, प्रिंसिपल साहब, ये तो एक स्टूडेंट का फर्ज है कि वो अपने टीचर को रिस्पेक्ट दिखाए, बस वही समझ लीजिए। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, देखा जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, पर यहाँ से बहुत ही काबिल लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ने का मौका देते हैं, क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स ग्रो करेंगे तो स्कूल का भी नाम होगा। चेन युआन जवाब देता है, स्कूल का मान बढ़ाने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा, पर क्या सीनियर एलुमनी अभी भी यहाँ काम करती है? मैं अभी भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब ये सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अब समझ में आया कि तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट कैसे हासिल की। तुम्हारा माइंडसेट बहुत तगड़ा है। अगले हफ्ते एक खास इवेंट होने वाला है जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स से जुड़े पुराने स्टूडेंट्स आएंगे। वैसे तो तुम अभी पूरी तरह ग्रेजुएट नहीं हुए हो और क्वालिफाई नहीं करते, पर तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए मैं तुम्हारे लिए वहां जगह बनवा दूंगा। चेन युआन खुश होकर कहता है, शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, मैं अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखूंगा। प्रिंसिपल साहब हंसते हुए बोले, खुद को कम मत समझो, तुम्हारी अचीवमेंट उनसे कम नहीं है। हो सकता है उन्हें तुमसे कुछ सीखने को मिल जाए। तो यह सुनकर चेन युआन बड़ी विनम्रता से बोला, नहीं प्रिंसिपल साहब, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि वे सभी लोग उम्र और तजुर्बे में मुझसे काफी बड़े हैं और बहुत सीनियर हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल साहब हंसते हुए बोले, सच में तुम मक्खन लगाने में काफी उस्ताद हो। खैर चिंता मत करो, मैं इवेंट की सारी डिटेल्स तुम्हें कॉल पर बता दूंगा। तब चेन युआन बोला, प्रिंसिपल साहब, आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपका और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। चेन युआन प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करके वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में वाइस प्रिंसिपल नजर आ जाता है। वाइस प्रिंसिपल उसे रोककर बोलता है, चेन युआन, मैं तुम्हें एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और वांगफू इस टाइम प्रोजेक्ट के लिए टॉप कैंडिडेट बन चुका है। ये सुनकर चेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में? इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सेटल हो जाएगा, मैं आपको एक शानदार डिनर ट्रीट जरूर दूंगा। इतना बोलकर चेन युआन मन ही मन सोचता है, सच में तुम एक नंबर के बूढ़े लोमड़ी हो। अगर मैंने प्रिंसिपल यांग से सीधे कांटेक्ट नहीं किया होता तो तुम ये प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकलवा देते। उधर वाइस प्रिंसिपल भी हंसते हुए बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। इसके बाद चेन युआन वहां से निकल जाता है और वाइस प्रिंसिपल अपने मन में सोचता है, यकीन नहीं होता कि ये 22 साल का लड़का चालें चलने में मुझसे भी ज्यादा माहिर है। अब चेन युआन अपनी कार के पास आता है और लिहाओ को कॉल करके पूछता है, टीचर, आप कितने टाइम में फ्री होने वाली हो? लिहाओ बताती है, बस आधे घंटे का काम बचा है। चेन युआन कहता है, ठीक है, तो मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लिहाओ को समझ नहीं आता और वो पूछती है, तुम मेरा कहाँ इंतजार कर रहे हो? तब चेन युआन अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, एक बार अपनी खिड़की के बाहर तो देखो, मैं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। लिहाओ जैसे ही विंडो से बाहर देखती है, उसे चेन युआन खड़ा दिखता है। वो खुश होकर बोलती है, ठीक है, मैं बस काम खत्म करके आ रही हूँ। तभी लिहाओ के पास बैठी दूसरी टीचर उससे मजे लेते हुए बोलती है, अरे आज इतना काम करने की क्या जरूरत है, तुम जल्दी जा सकती हो। लेकिन याद रखना, आज रात प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करना और अच्छी क्वालिटी वाला लेना। ये सुनकर लिहाओ एकदम शर्मा जाती है और बोलती है, टीचर सन, आप ये किस तरह की बातें कर रही हैं? वो टीचर हंसकर बोली, अरे मैं तो बस तुम्हारी तैयारी करवा रही हूँ, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। उधर चेन युआन कार के अंदर बैठकर अपना मोबाइल चला रहा होता है और मन में सोचता है, जब मैं छुट्टियों पर गया था तब शाओले और जिन्हन के बहुत सारे मैसेज आए थे। वैसे तो वो ज्यादा मैसेज नहीं करती, पर आजकल अपनी काफी सारी सेल्फी भेज रही हैं। वो उन दोनों की फोटो देखने लगता है जो काफी हॉट होती हैं। उन्हें देखकर चेन युआन सोचता है, देखकर लगता है कि ये दोनों काफी अच्छे से तैयारियां कर रही हैं, मतलब अब बहुत मजा आने वाला है। अभी चेन युआन उन हॉट फोटोज को देख ही रहा था कि तभी हमारा व्यू जिंगहान और शाओले के ऊपर आ जाता है, जहां शाओले जिंगहान से बोलती है, जिंगहान, तुम्हें क्या लगता है कि चेन युआन अभी तक क्यों नहीं आया? ये सुनकर जिंगहान कहती है, सच बताऊं तो मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। हो सकता है कि शायद वो किसी दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा हो। शाओले उदास होकर बोलती है, क्या वो हम लोगों को थोड़ा सा भी मिस नहीं करता? और क्या तुम्हें लगता है कि जो फू यिंग है, क्या वो उसके साथ गई होगी? जिंगहान कहती है, सच बताऊं तो मुझे इस चीज का कोई भी आइडिया नहीं है। तब शाओले बोलती है, हम लोग इस बारे में सीनियर फू यिंग से क्यों नहीं पूछ लेते? जिंगहान कहती है, अगर वो इस चीज के बारे में जानती भी होगी तो वो हमें नहीं बताएगी। मत भूलो कि चेन युआन उसका बॉस है। शाओले कहती है, सच में?
हम लोगों का इन्फॉर्मेशन सोर्स काफी ज्यादा लिमिटेड है। और इतना बोलते ही उसका ध्यान चेन युआन की कार पर जाता है, जिसे देखकर वो चिल्लाती है, जिंगहान, 1 मिनट, ये तो चेन युआन की कार है ना। और इतना बोलकर शाओले भागकर कार के पास आ जाती है। चेन युआन उन्हें देखकर बोलता है, सच में तुम लोगों की टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मैं अभी तुम दोनों को ही मैसेज टाइप करने वाला था। ये सुनकर शाओले बोलती है, तुम कितने पत्थर दिल हो, तुम यहाँ हमें मिस भी नहीं करते और हमसे मिलने के लिए भी नहीं आए। तब चेन युआन अपना मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, जरा एक बार यहाँ देखो, मैं तुम लोगों को ही मैसेज टाइप कर रहा था। ये सुनकर शाओले बोलती है, चलो ये मुझे पसंद आया। और इतना बोलकर वो चेन युआन की कार की तरफ जाने लगती है और उससे बोलती है, ठीक है, तो बताओ आज रात तुम कहाँ जाने वाले हो, क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग योगा और स्टूडियो में ही जा रहे हैं, जिस कारण हम लोग बोर हो चुके हैं। चेन युआन बोलता है, आज रात नहीं, क्योंकि आज रात मुझे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है। शाओले कार का दरवाजा ओपन करते हुए बोलती है, क्या तुम हमारे लिए नहीं आए हो? वह उसे बताता है, नहीं, बल्कि मैं यहाँ किसी और से मिलने के लिए आया था और उसी का इंतजार कर रहा था। शाओले बोलती है, तो फिर हम लोगों से मिलने के लिए तुम कब आने वाले हो? चेन युआन बोलता है, कल या फिर उससे अगले दिन मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन तुम्हारा रूम यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, तो पहले मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ देता हूँ। उधर ऊपर खिड़की से लिहाओ के साथ बैठी हुई जो टीचर होती है, वो इस चीज को देख लेती है और भागकर लिहाओ के पास आती है। टीचर लिहाओ, मैंने देखा कि जिस लड़के का तुम इंतजार कर रही थी, उसकी कार में 2 लड़कियां बैठ रही हैं। लिहाओ ऊपर से ये सब देख रही होती है और वो टीचर कहती है, मैंने तुम्हें कहा था कि चेन युआन जैसा लड़का कैंपस में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी लड़कियों ने अपनी नजर उसके ऊपर बना रखी है, इसलिए तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हें इस चीज को बिल्कुल भी लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की फीमेल स्टूडेंट तुमसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से फन करना जानती हैं, और लड़कों को जिस चीज की जरूरत होती है तुम्हें वो उन्हें देनी होगी। टीचर लिहाओ जब उस दूसरी टीचर की बातें सुनती है तो वो बोलती है, जैसा कि आपको लगता है कि मैं चेन युआन को आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। जो सुनकर वो टीचर बोलती है, तुम नहीं कर सकती, लेकिन जो तुम्हारी खूबसूरती और असेस्ट है वो आसानी से उसे कंट्रोल कर सकती है। वो आगे समझाते हुए कहती है, देखो, लड़कों को बड़ी चीजें बहुत पसंद होती हैं, साथ में कुछ खास प्रोफेशन जैसे कि फीमेल टीचर का अंदाज, चश्मा या फिर अच्छी बॉडी, इस तरह की चीजें उन्हें बहुत लुभाती हैं। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम्हें ब्लैक स्टॉकिंग्स पहनकर जाना चाहिए। देखना, उसके बाद वो तुम्हारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। यह सुनकर लिहाओ अपने मन में सोचती है, मैं जानती हूँ कि टीचर शान क्या कहना चाहती हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि चेन युआन मेरे साथ सिर्फ इसी वजह से है। अगर ऐसा है तो हमारे रिश्ते का मतलब ही बदल जाएगा। तभी वह टीचर फिर बोलती है, मर्द काफी दिल फेंक होते हैं, अगर उन्हें तुमसे कुछ नहीं मिलता तो वे दूसरी औरतों के पास जाते हैं, और चेन युआन जैसे लड़कों के पास तो लड़कियों की कोई कमी नहीं है, इसलिए जल्दी कुछ करो वरना तुम सब कुछ खो दोगी। ये सुनकर लिहाओ काफी उदास हो जाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। वह गहरी सोच में डूबे हुए अपने मन में सोचने लगती है, आखिर वे दोनों लड़कियां कौन थीं, और ये चेन युआन उन दोनों को अपनी कार में बिठाकर आखिर कहाँ लेकर जा रहा है। उसने तो मुझसे कहा था कि वो यहाँ सिर्फ मुझे लेने आया है और मेरा इंतजार कर रहा है, तो फिर ये सब क्या है। उधर चेन युआन उन दोनों को लेकर उनके रूम पर आ चुका होता है। तभी शाओले चेन युआन से बड़े हक के साथ बोलती है, चेन युआन, मुझे पर्सनली तुम्हारे द्वारा सिलेक्ट किया गया था, तो बताओ मेरा स्टार्टअप प्रोजेक्ट कब शुरू होने वाला है। ये सुनकर चेन युआन बेरुखी से उससे बोलता है, तुम अभी केवल 2nd ईयर की एक स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास मैनेजमेंट और काम के एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है, और तुम इस हालत में मीडिया कंपनी चलाने के बारे में सोच रही हो। देखो, एक साथ 10 कामों को करने के बारे में मत सोचो, क्योंकि पैसा कोई पेड़ों पर नहीं उगता जो तुम जब चाहो तोड़ लो। इतना बोलकर चेन युआन अपने मन में प्लान बनाता है, मेरा इरादा पहले अपने ऑनलाइन ऑपरेशन को पूरी तरह फैलाने का है, और जैसे ही ये स्टेबल हो जाएगा तब मैं खुद की न्यू मीडिया कंपनी शुरू करूंगा। शाओले की पर्सनालिटी मैनेजमेंट के लिए तो ठीक है, पर भाई, पर्सनालिटी और काबिलियत 2 अलग अलग चीजें होती हैं। तभी शाओले तिनक्कर बोलती है, क्या तुम जानते भी हो कि पिछले 2 सेमेस्टर से मैं स्टूडेंट यूनियन के पब्लिक डिपार्टमेंट की हेड रही हूँ, और तो और मैंने अपनी स्ट्रीमर दोस्त के साथ भी 2 महीनों तक काम किया है, तो क्या मेरी इस मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है। चेन युआन उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, स्टूडेंट यूनियन और असली कंपनी चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब तक तुम सिर्फ एक असिस्टेंट बनकर काम करोगी तब तक तुम बहुत कम चीजें ही सीख पाओगी। इसलिए मेरी सलाह मानो, अगर इस समर ब्रेक में तुम घर नहीं जा रही हो तो मेरी कंपनी ऑनलाइन ऑपरेशन में आ सकती हो, जो कि एक छोटी मीडिया कंपनी है। ये सुनकर शाओले की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो हैरानी से बोलती है, क्या सच में तुम्हारे पास खुद की ऐसी कोई कंपनी भी है। चेन युआन स्टाइल में बोलता है, तुम ऐसा कह सकती हो,
लेकिन एक बात साफ कर दूं कि अगर तुम्हारी सीखने की स्पीड धीरे हुई और तुम मेरे स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतरी तो खुद की कंपनी बनाने का सपना हमेशा के लिए भूल जाना। चेन युआन की ये कड़क बात सुनते ही शाओले एकदम पिघल जाती है और एक बहुत ही प्यारा और क्यूट सा चेहरा बना लेती है। वो धीरे से शर्माते हुए बोलती है, ठीक है सीनियर, मैं आपकी हर बात समझ गई, लेकिन क्या आप ऊपर चलकर थोड़ी देर मेरे रूम के अंदर बैठना चाहोगे? ये सुनते ही चेन युआन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। वो उसकी तरफ बड़े गौर से देखते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं बस ऊपर जाकर तुम्हारे रूम में बैठा रहूं, या फिर तुम चाहती हो कि मैं ऊपर आकर तुम्हारे साथ कुछ और करूं? शाओले ने मासूमियत से जवाब दिया, सीनियर, मैं बस वहां आपकी हर बात मानूंगी और आपको सुनूंगी। चेन युआन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि टीचर लिहाओ अभी मीटिंग में फंसी हैं और उन्हें आने में कम से कम 45 मिनट लगेंगे। उसने सोचा, खाली बैठने से तो अच्छा है कि थोड़ा टाइम इन दोनों के साथ गुजारकर एंजॉय किया जाए। वो शाओले से बोला, चलो ठीक है, पर मैं पहले ही कह देता हूं, मैं सिर्फ ऊपर बैठूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। जैसे ही वे ऊपर जाने लगे, रास्ते में डॉर्मेट्री की वो खड़ूस ओल्ड लेडी आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, ए स्टूडेंट, तुझे नहीं पता ये लड़कियों का इलाका है, यहाँ क्या कर रहा है? शाओले ने तुरंत अपना पैंतरा बदला और आंटी के पास जाकर मक्खन लगाते हुए बोली, अरे आंटी, बुरा क्यों मान रही हो? देखो ना, वैकेशन शुरू होने वाले हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बेचारा सिर्फ मेरा भारी सामान पैक कराने आया है, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए जाने दो ना। आंटी का दिल पिघल गया और वो बोली, चलो ठीक है, पर याद रखना ज्यादा देर नहीं। शाओले खुशी से चहक उठी, थैंक यू आंटी, आप सच में सबसे बेस्ट हो, और वो झट से चेन युआन को अपने कमरे में खींच लाई। कमरे में कदम रखते ही शाओले इतराते हुए बोली, देखा, मेरा रूम कितना साफ और चमकता हुआ है, अब जल्दी से मेरी तारीफ करो। चेन युआन ने चारों तरफ नजर घुमाई और अलमारी की तरफ इशारा करते हुए बोला, रूम तो ठीक है, पर ये तुम्हारी अलमारी का क्या हाल है? कपड़े बाहर झांक रहे हैं, तुमने इसे ठीक से बंद तक नहीं किया। जैसे ही चेन युआन ने अलमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, जिंगहान घबराकर भागती हुई आई और अलमारी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज थीं और वो बोली, चेन युआन, रुक जाओ, इसके अंदर लड़कियों के पर्सनल कपड़े हैं, तुम्हें उन्हें इस तरह नहीं देखना चाहिए। चेन युआन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई। उसने जिंगहान की आंखों में देखा और बोला, अरे, जब शाओले को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इसमें कुछ ऐसा छिपा रखा है जो तुम मुझे दिखाना नहीं चाहती? तभी शाओले ने पीछे से कहा, जिंगहान, रहने दो ना, इसे देखने दो, क्या फर्क पड़ता है? ये सुनकर जिंगहान बेबस होकर धीरे से पीछे हट गई और उसका चेहरा शर्म से लाल होने लगा। जैसे ही जिंगहान अलमारी के सामने से हटी, चेन युआन की नजरें उन कपड़ों पर जम गईं। उन्हें देखते ही उसके होश उड़ गए और वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या सच में इन चीजों को कपड़े भी कहा जा सकता है? ये तो बस नाम के कपड़े हैं, बिल्कुल किसी पतले पारदर्शी फैब्रिक की तरह। उसने गौर किया कि वे सारे कपड़े एकदम मैचिंग सेट्स थे और उन्हें देखकर साफ लग रहा था जैसे वे किसी खास प्राइवेट पल के लिए ही मंगाए गए हों। चेन युआन को उन कपड़ों को इतनी गहराई से देखते देख जिंगहान शर्म के मारे पानी पानी होने लगी। वो बुरी तरह शर्मिंदा होकर अपने मन में सोचने लगी कि मैंने शाओले को कितना मना किया था कि ये सब मत खरीदो, पर ये लड़की कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। पता नहीं अब चेन युआन हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, मेरी तो इज्जत का कचरा हो गया। तभी चेन युआन ने अपनी नजरें कपड़ों से हटाकर जिंगहान की तरफ घुमाई और पूछा कि जिंगहान, क्या ये सारी चीजें तुमने ही खरीदी हैं? ये सुनते ही शाओले बीच में कूद पड़ी और चहकते हुए बोली कि हाँ बिल्कुल, ये सब मैंने और जिंगहान ने मिलकर पसंद किया है। हमने जानबूझकर मैचिंग कपड़े लिए हैं ताकि हम दोनों बिल्कुल सगी बहनों की तरह लग सकें। ये सुनकर जिंगहान का चेहरा लाल पड़ गया और वो हकबकाते हुए बोली कि नहीं, मैंने इस चीज के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं कहा था। ये सारी खुराफात शाओले की है, मैंने तो इसे बहुत मना किया था पर इसने एक नहीं सुनी। अभी बातें चल ही रही थी कि तभी अचानक शाओले खिड़कियों की तरफ बढ़ी और उन पर भारी पर्दे डालने लगी। ये देखकर चेन युआन थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा कि अरे, तुम अचानक खिड़कियों को बंद क्यों कर रही हो? शाओले ने एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली कि चेन युआन, हमने तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की हैं, तो अब वक्त आ चुका है कि उन तैयारियों का टेस्ट लिया जाए। चेन युआन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा कि अच्छा, तो तुम मुझसे क्या टेस्ट कराना चाहती हो? शाओले ने शरारत से जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है सीनियर, मैं आपसे क्या टेस्ट कराना चाहूंगी? चेन युआन ने अपनी कलाई घड़ी पर वक्त देखा और मन ही मन हिसाब लगाने लगा कि टीचर लिहाओ के आने में अभी 45 मिनट बाकी हैं। 45 मिनट बाद वो अपने ऑफिस से बाहर आ जाएंगी। देखा जाए तो इतने कम टाइम में एक इंसान को भी ढंग से संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और यहाँ तो ये दो हैं। लगता है आज मैं अपना पसंदीदा लॉन्ग गेम नहीं खेल पाऊंगा, आज तो मुझे क्विक लाइटिंग गेम ही शुरू करना होगा।
चेन युआन ने उन दोनों की तरफ एक कातिलाना नजर घुमाई और अपना कोट उतारते हुए बोला कि ठीक है, तो चलो फिर मुझे भी जरा चेक करने दो कि आखिर तुम दोनों ने खुद को कैसे और कहाँ कहाँ ट्रेन किया है। तो बताओ, पहले अपनी कुर्बानी कौन देना चाहेगा? ये सुनते ही दोनों के बीच एक प्यारी सी जंग छिड़ गई। जिंगहान ने तुरंत शाओले की तरफ उंगली कर दी तो शाओले ने पलटकर जिंगहान को आगे धकेल दिया। चेन युआन के पास अब फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। उसने बिजली की फुर्ती से उन दोनों को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके कानों के पास जाकर एकदम भारी और मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला कि ये फालतू की बहस बंद करो, क्योंकि आज मैं तुम दोनों का टेस्ट एक साथ लूंगा और यकीन मानो, आज तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। जैसे ही चेन युआन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। कुछ ही देर में उस रूम के अंदर से ऐसी अजीब और मदहोश कर देने वाली आवाजें आने लगीं कि बाहर गैलरी में सन्नाटा टूट गया। वहीं से गुजर रही वो खड़ूस वार्डन आंटी उन आवाजों को सुनकर एक पल के लिए ठिठक गई और अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाकर बुदबुदाई कि तौबा तौबा, आजकल के बच्चे तो वाकई हद से ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं। इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं ये लोग? करीब 42 मिनट बीत चुके थे और अंदर का तूफान अभी शांत हुआ ही था। चेन युआन अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए और कलाई घड़ी पे टाइम देखते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा। उसने पीछे मुड़कर बिस्तर पर पड़ी उन दोनों की तरफ देखा और बोला कि अभी मुझे एक बहुत ही अर्जेंट काम से जाना है, बाकी की जो भी टेस्टिंग बची है वो मैं वापस आकर पूरी करूंगा। जैसे ही वो गलियारे में आया, चेन युआन ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाया कि 1 मिनट मुझे यहां से बाहर निकलने में लगेगा और सिर्फ 2 मिनट लगेंगे ड्राइव करके टीचर लिहाओ के ऑफिस तक पहुंचने में, यानी हिसाब एकदम बराबर है। उधर कमरे के अंदर शाओले अपनी बिखरी हुई जुल्फों को ठीक कर रही थी। उसने जिंगहान की तरफ देखा और पूछा कि जिंगहान, क्या तुम अभी भी होश में हो या चल बसी? जिंगहान ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली कि यार, ये वाला तो पिछली बार से भी कहीं ज्यादा बेहतर था। ऐसा लगता है कि हम जो वो योगा क्लासेस ले रहे हैं वो वाकई हमारे शरीर पर कमाल का असर दिखा रही हैं। जिंगहान ने जोश में आकर आगे कहा कि मुझे तो लगता है कि मेरे अंदर गजब का इम्प्रूवमेंट हुआ है और हमें अपनी ये स्पेशल ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। सोचो, सिर्फ आधे महीने में हम इतना बदल गए हैं तो 2 महीने बाद हम कितनी प्रो हो जाएंगी। उसके बाद तो ये चेन युआन हमारे सामने घुटने टेक देगा और उसे सरेंडर करना ही पड़ेगा। फिर वो दिन दूर नहीं जब वो घमंडी फेंगमेन भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। शाओले ने उसे छेड़ते हुए कहा कि अरे ओ कॉम्पिटिशन की दुकान, तू हर चीज में मुकाबला क्यों ढूंढती है? ऐसा भी तो हो सकता है कि चेन युआन को हम जैसी नाजुक लड़कियां ही पसंद हो। शाओले ने हंसकर कहा कि अरे चुप कर, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। अगर चेन युआन की बात की जाए तो उसे हम जैसे लोग कमजोर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, उसे तो बस परफॉर्मेंस चाहिए। इतना बोलकर शाओले ने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई हथकड़ी निकाली और उसे अपनी उंगली पर नचाते हुए अफसोस के साथ बोली कि धत्त तेरे की, आज तो हम इस खिलौने का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। मुझे तो अब बस अगली बार का इंतजार है, देखूंगी कि इसका इस्तेमाल करते हुए ये खिलाड़ी चेन युआन कैसे रिएक्ट करता है। नीचे पहुंचते ही वही वार्डन आंटी फिर मिल गई और उसे ताना मारते हुए बोली कि क्यों लाडले, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड की मदद करने आए थे ना उसका भारी सामान नीचे लाने में, तो फिर वो सामान कहाँ है? तुम्हारे हाथ तो खाली दिख रहे हैं। चेन युआन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि आंटी, सामान तो मैं दूसरी तरफ से रख चुका हूँ। असल में उन्हें बस सामान एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना था। अब आप ही बताइए, उनकी मदद नहीं करता तो और क्या करता? आंटी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन हंसते हुए सोचा कि सच में आजकल के जवान लड़के भी कितने शातिर हैं। जरा देखो तो कितना कम टाइम बीता है और ये ऑलरेडी दोनों सैटिस्फाई हो गए। इतना सब होने के बाद हमारा सीन कार की तरफ आ जाता है, जहां लीजियाओ कार के पास आती है और पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। ये देखकर चेन युआन थोड़ा हैरान रह जाता है और वो लीजियाओ से बोलता है, टीचर, आज तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम इस तरीके से पीछे जाकर क्यों बैठ गई हो? लीजियाओ थोड़ा उदास होते हुए चेन युआन से बोलती है, मुझे लगता है कि मेरा पीछे बैठना ही सही है। उनकी ये बात सुनकर चेन युआन उन्हें बोलता है, एडवाइजर, आज तुम थोड़ा अजीब सा एक्टिंग कर रही हो। इतना बोलकर वो अपने मन में सोचने लगता है कि यहाँ कुछ न कुछ तो ये मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही है। फोन पर तो इसने मुझसे नॉर्मली बात की थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि लीजियाओ ने मुझे उन दोनों को ड्रॉप करते हुए देख लिया था? बात को आगे बढ़ाते हुए चेन युआन बोलता है, एडवाइजर, आज मैं रास्ते में अपनी 2 पुरानी क्लासमेट से मिल गया था, जिस कारण मैं उन दोनों को उनके रूम तक छोड़ने चला गया और पता ही नहीं चला कि टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत गया, क्योंकि वे दोनों मुझसे करियर चॉइस और फ्यूचर को लेकर बातें कर रही थीं। मुझे सही नहीं लगा कि मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, इसलिए मैं उन्हें थोड़ी बहुत सलाह देने लगा। ये सुनकर लीजियाओ अपने मन में सोचती है कि चेन युआन स्टूडेंट संघ का मेंबर था और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी था। फिर वो उससे पूछती है, अगर गर्ल डोमेट्री की बात की जाए तो वो तो काफी ज्यादा क्लोज है, तो फिर तुम्हें इतना टाइम कहाँ लग गया? चेन युआन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं काफी लंबे टाइम से स्कूल नहीं आया था और स्कूल आने के बाद पुरानी यादें ताज़ा हो गईं, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया।
ये सुनकर लीजियाओ बस इतना ही बोलती है कि वो सब समझ गई। तब चेन युआन मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और बोलता है, एडवाइजर, मुझे ये मत कहना कि अब तुम जेलस हो रही हो। ये सुनकर लीजियाओ हैरान रह जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ भी नहीं है। चेन युआन हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम ब्लश क्यों कर रही हो? लीजियाओ बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम ड्राइव पर ध्यान दो। तब चेन युआन कहता है, ठीक है, तो फिर जल्दी से फ्रंट सीट पर आकर बैठ जाओ। लीजियाओ बोलती है, मैं पहले ही पिछली सीट पर बैठ चुकी हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि मैं आगे बैठूं या पीछे? चेन युआन अपना आखिरी दांव चलते हुए बोलता है, अगर तुम जल्दी से फ्रंट सीट पर नहीं बैठी तो मैं ड्राइविंग नहीं करूंगा और तुम्हें ही देखता रहूंगा। जल्दी ही बाकी के टीचर्स भी बाहर आने वाले हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम चाहोगी कि वे तुम्हें मेरे साथ इस कार के अंदर पीछे बैठा देखें और कल पूरे कॉलेज में हमारे बारे में बातें हों। वो कार से उतर जाती है और फ्रंट सीट में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो चेन युआन की तरफ देखती है और नॉर्मली पूछती है, अब तुम खुश हो? चेन युआन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। लीजियाओ बोलती है, ठीक है, तो अब ड्राइव करो ना। ये सुनकर चेन युआन भी मुस्कुराने लगता है। इसके 2 मिनट बाद लीजियाओ उसे आवाज लगाती है और उसे खुद को आवाज लगाता हुआ देखकर चेन युआन मुस्कुराने लगता है। क्या हुआ? क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? लीजियाओ चेन युआन के हाथ की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या इसीलिए तुम मुझे यहाँ पैसेंजर सीट के ऊपर बिठाना चाहते थे? दरअसल चेन युआन ने अपना हाथ लीजियाओ के पैरों पर रखा हुआ था।